सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द कोल्ड वॉर एरा की पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे टॉपिक व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है उसको हम लोग लैंडमार्क बोलते हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कंटेम्प्रेरी का मीनिंग मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ, वो होता है करंट। हम लोग करंट पॉलिटिक्स की जब बात करते हैं, एट अ प्रेजेंट टाइम की जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग उसको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। इसमें जो करंट है वो है 1945 से लेकर 2022 तक का टाइम पीरियड है, जो इस बुक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो वही पॉलिटिक्स की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें लैंडमार्क क्यों बोला जाता है मैं वो बताती हूँ। लैंडमार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाद एक ऐसी चीज़ की स्टार्टिंग होने वाली थी जिसके बारे में ना तो किसी को कुछ पता था, ना कोई इसके बारे में जानता था, और वो था हमारा द कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट, द कोल्ड वॉर की लड़ाई। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पावर्स लड़ रही थी एक दूसरे से। उसमें थी सबसे पहली अलाइड फोर्सेस, दूसरी थी एक्सिस पावर। अलाइड फोर्सेस में हमारी 4 कंट्रीज आती हैं, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। इसके साथ हमारी अलाइड फोर्सेस कंप्लीट हो जाती हैं। और एक्सिस पावर में थी जर्मनी, जापान और इटली। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। और इसका जो एंड होता है वो कैसे होता है कि यूएस जो होता है जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम्स को ड्रॉप कर देता है, और उसके बाद ये लड़ाई जो होती है वो ख़त्म हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है उसमें एक तो देखो मेजर पावर्स इन्वॉल्व होती है। मेजर पावर्स कौन सी थी? यही सारी यूरोप की मेन कंट्रीज़ प्लस यूएस, यूएसएसआर, ऐसी कंट्रीज़। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि मेजर पावर्स इसके अंदर इंक्लूड थी। दूसरा, इसका जो स्प्रेड था वो यूरोप के आउटसाइड हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज़ कौन सी है हमारी? यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है हमारा फ्रांस, आता है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आती हैं। उसके बाद इसका स्प्रेड एक तो यूरोप के बाहर तो हुआ ही था, प्लस साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में भी बात करेंगे। आसियान एक एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की ही। बट अभी हम लोग बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, वो है डायरेक्शन का, जो कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इसको ढंग से समझना। देखो, इस साइड होता है वेस्ट, इस साइड होता है ईस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। देखो, अगर आप यहाँ समझते हैं यहाँ पर दिल्ली आता है, तो दिल्ली हमेशा नॉर्थ साइड में आता है इंडिया की, तो इसलिए वहाँ पर नॉर्थ हो गया तो यहाँ साउथ हो ही जाएगा। प्लस यहाँ पर आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे हम खुद भी बोलते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया में हो रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का यहीं पर तो है, यूएस, यूएसएसआर, यहीं मतलब जितने भी यूएसए, सिर्फ जो यूएसए है वो वेस्टर्न साइड ही तो पड़ता है इंडिया के, और ईस्टर्न में जापान पड़ता है, साउथ कोरिया है, बाकी सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया था, वहाँ तक भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्प्रेड हुआ था, प्लस इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं कौन सा है। देखो, साउथ ईस्ट में आपका आ जाता है साउथ ईरा, ईस्ट ईरा, यहाँ वाला पार्ट। अब यहाँ वाला पार्ट कौन सा? चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना कुछ पार्ट ही आता है, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया आपका, और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, यही सब है, और बाकी भी देख लेना आप लोग। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट होता है उसके अंदर इंडिया का ये सारा पार्ट आता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। तो यहाँ तक भी देखो इनका जो स्प्रेड था वो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और म्यांमार को पहले बुर्मा बोला जाता था, अभी म्यांमार बोला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जितनी भी डिवास्टेशन हुई थी, जो भी चीज़ें डिवास्ट हुई थी, वो किस टर्म्स में हुई थी? देखो, एक तो लॉस ऑफ ह्यूमन लिव्स हुआ था, ऑब्वियसली बात है, लोग तो मरेंगे ही, और आम लोगों का किसी भी लड़ाई के अंदर मरना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है। सेकंड चीज़ है सिविलियन प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ था। सिविलियन प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? सिविलियन प्रॉपर्टीज़ कैन बी एनीथिंग, जो कि बस मिलिट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये इसमें शिप्स आ सकती हैं, बसेस आ सकती हैं, कार्स आ सकती हैं, आपकी खुद की बिल्डिंग्स आ सकती हैं, शॉप्स आ सकती हैं, बट वो बस मिलिट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उन सबको हम सिविलियन प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर बोलते हैं। मैंने ये आपको वीडियो नंबर 1 में भी बता रखा था, वीडियो का जो पार्ट नंबर 1 था इसी का, उसमें बताया था 1945 के अंदर 3 इंसिडेंट हुए हैं हमारे। पहला इंसिडेंट बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, सेकंड एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब वाला इंसिडेंट जो जापान के ऊपर हुआ था। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड कैसे हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकंड का एंड क्या हुआ था कि यूएसए ने
जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया था 1945 के अंदर और इसका एंड हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं चीज़ ज़रूरी थी, कुछ बोलते हैं नहीं ज़रूरी नहीं थी। तो वही बात करते हैं। देखो, जो यूएस को सपोर्ट करते थे वो बोलते थे कि भाई ये चीज़ नेसेसरी थी। अब उनके क्रिटिक्स सुनो क्या उन्होंने रीज़न दिए। उसका क्या है, पहला रीज़न है टू एंड वॉर क्विकली। उन्होंने बोला क्योंकि हमें वॉर को जल्दी ख़त्म करना था, इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी थी, बॉम्ब्स को ड्रॉप करना बहुत ज़्यादा उसकी नीड थी। सेकंड, उन्होंने बोला फर्दर लॉज ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड फोर्सेस की और अमेरिकन पीपल्स की जो जान जा रही थी उसकी वजह से भी हमको ये स्टेप लेना पड़ा था। तो ये इन्होंने रीजंस दिए हैं। अननेसेसरी जो लोग बोलते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो क्या बोलते हैं कि भाई देखो, जापान तो खुद ही सरेंडर करने वाला था, तुमने फालतू में यूज़ करा बॉम्ब को। उनका पहला रीज़न ये होता है। दूसरा, वो लोग ये बोलते हैं कि यूएसए ने ऐसा इसलिए करा, क्योंकि वो सोवियत यूनियन यूएसएसआर को ये दिखाना चाहता था कि देखो तुम एशिया में या फिर कहीं पर भी एल्सवेयर अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन मत बनाओ। सिर्फ ये बात समझो कि जो मॉस्को है, मतलब वो लोग ये बोलना चाहते थे कि सिर्फ इतनी बात को समझो कि जो यूएस है वो सुप्रीम है। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, टू शो मॉस्को दैट यूएस इज़ सुप्रीम। मॉस्को मतलब रशिया। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था रशिया को ज़्यादा मेन थोड़ा सा बोला जाता है यूएसएसआर के अंदर, इसीलिए यहाँ पे मॉस्को लिख दिया है, उसकी कैपिटल है ना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो कुछ लाइन्स है आप लोगों की बुक में, वो वही नॉर्मल लाइन्स है, कोल्ड वॉर से रिलेटेड 2-4 बातें हैं। फिर 2-4 उसके बाद लाइन जो है वो यही बोलती हैं कि यूएस और यूएसएसआर जो है बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, उन्हें खुद से पता था कि अगर वो लोग इसका यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का तो बहुत बड़ी डिवास्टेशन वर्ल्ड के अंदर हो सकती है। और इस बात से वो दोनों ही, उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है। तो वही 2-4 लाइनें ऐसी आपकी भरी गई और नॉर्मल लैंग्वेज है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, इसलिए मैंने इधर ज़्यादा उन्हें नोट डाउन भी नहीं करा। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर, तो इसको ध्यान से सुनो। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या होता है? ये होता है, इट्स अ सिचुएशन जब बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रेटिलिएट, मतलब बदला लेने की पावर होती है, अगेंस्ट एन अटैक। अगर कोई अटैक हुआ है उसका बदला लेने की, अगर उसको बदला लेने की पावर दूसरी साइड के पास होती है, एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वो लोग कॉज कर सकते हैं, दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट द वॉर, कि कोई भी नहीं चाहता कि वो पहले स्टार्ट करे वॉर को। इस सिचुएशन को हम लोग लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रेटिलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आती भी हैं, तो याद रखना इनको। प्लस मैंने अभी टर्म 2 के एग्जामिनेशन पेपर्स देखे हैं बोर्ड के, तो मुझे ऐसा लगा है कि सीबीएसई ने अपना थोड़ा सा पैटर्न, मतलब पैटर्न तो नहीं बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में बात करी गई है, तो वो आप लोग को पता होनी चाहिए, तो उसे ध्यान से सुनो। देखो, दस द कोल्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन इंटेंस फॉर्म ऑफ राइवलरी। इंटेंस फॉर्म मतलब इतनी ज़्यादा राइवलरी की फॉर्म होने के बाद भी ग्रेट पावर्स के अंदर कोल्ड वॉर, वो हमेशा से कोल्ड वॉर रही, कभी भी हॉट शूटिंग वॉर में एस्केलेट नहीं हुई। वो किस वजह से नहीं हुई थी? लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से। द डेटरेंस रिलेशनशिप प्रिवेंट्स वॉर बट नॉट राइवलरीज बिटवीन पावर, मतलब कि डेटरेंस जो है वो देखो वॉर को तो प्रिवेंट कर सकता है, बट वो किसी भी पावर के बीच में राइवलरी को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव सेंस की बात है, या फिर एक ऐसी बात है जो आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि सुपर पावर से ये अज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि वो रैशनली प्लस रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स की तरह बिहेव करें, उन्हें पता हो कि हमारा फाइटिंग का रिस्क कितना बड़ा है, कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो रैशनल का मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो वो होता है थोड़ा सा समझदारी होना, मैच्योरिटी होना, सूझबूझ कर काम करना, अपना विवेक होना, जिसको बोलते हैं ना, एक परफेक्ट वर्ड तो नहीं है बट रैशनल होता है, लॉजिकली किसी चीज़ को बात करना, उन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रैशनल। प्लस रिस्पॉन्सिबल तो आपको पता ही है। इन दिस सेंस कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। इस सेंस के अंदर कोल्ड वॉर जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि उसने इंश्योर करा है ह्यूमन सर्वाइवल को, लॉस ऑफ ह्यूमन लीव्स को बचा दिया है, तो ये काफ़ी सही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोगों का ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, बट पेज नंबर 4 के ऊपर आप लोगों की बुक में कुछ इमेजेस दी हैं। इमेजेस में कुछ नहीं है, नागासाकी और हिरोशिमा की जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई गई हैं डिस्ट्रक्शन की।
प्लस वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उसको देखो, मैं उसको मैंने मेन जो है वहाँ यहाँ पर लिख दिया, उसको सुनो। हिरोशिमा पर जो इन्होंने बॉम्ब ड्रॉप किया था उसका जो कोड था वो था लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो करा था, ड्रॉप किया था, उसका था फैटमैन था। अब देखो इनका जो वो था ये 15 किलोटन्स का था लिटिल बॉय वाला, और फैटमैन वाला जो था वो 21 किलोटन्स का था। अब यहाँ पर बात ये कही गई है कि ये वो बम थे जो इन लोगों ने यूज़ करे, पर 1950s के बाद जितने भी बॉम्ब बनाए गए थे यूएसएसआर के थ्रू या फिर यूएसए के थ्रू, वो सारे जो थे वो 10 to 15,000 किलोटन्स के थे। तो आप डिस्ट्रक्शन समझ सकते हो, जब सिर्फ 15 किलोटन से इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, तो अगर इन बॉम्ब्स का यूज़ हुआ होता तो कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड को फेस करनी पड़ती। सो इसके साथ आप लोगों का यह पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई भी डाउट है फिर भी मुझे कमेंट करो। So I hope you all like this video. If you like this video, then give this video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.